नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा प्राइम टाइम का शो इंडिया बोल रहा है। अगर मैं ये कहूं कि जिन परमाणु हथियारों के दम पर आतंक का आका पाकिस्तान पूरी दुनिया को धमकी देता है कि वो उसके हैं ही नहीं, तो आप क्या कहेंगे? चौंकी मत, ये बात आई है 7 समंदर पार अमेरिका से, जो पूरी दुनिया में अब आग की तरह फैल गई है। परवेज मुशर्रफ को हमने खरीद लिया था, यूएस के पास थी पाक के परमाणु हथियारों की चाबी। कुछ इसी तरह का बड़ा खुलासा सीआईए के पूर्व अधिकारी ने किया है। सीआईए के पूर्व अधिकारी जॉन किरियाको ने बड़ा दावा किया कि परवेज मुशर्रफ ने परमाणु हथियारों का नियंत्रण अमेरिका को सौंप दिया था। उन्होंने तो यह भी कहा कि अमेरिका ने मुशर्रफ को खरीद लिया था और पाकिस्तान भ्रष्टाचार में डूबा हुआ था। ये पूरा मामला क्या है, किस तरह से बिक रहा है आतंक का आका, इंडिया बोल रहा है मैं इसको पूरी तरह से डिकोड करेंगे, चर्चा करेंगे। और चलिए अब शुरुआत करते हैं। आज हम आपको बताएंगे कैसे वॉशिंगटन ने परवेज मुशर्रफ को खरीदा। पाकिस्तान की दोहरी नीति का खुलासा भी हम करेंगे। पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में रिश्ते हमेशा से ही बहुत ज्यादा सस्पिशियस रहे हैं, बहुत ज्यादा राजनीति से भरे रहे हैं। लेकिन हाल ही में एक बड़ा खुलासा हुआ जिसने सभी को चौंका कर रख दिया। पूर्व सीआईए अधिकारी जॉन किरियाको ने एक बड़ा दावा किया है। पूर्व पाकिस्तानी राष्ट्रपति और सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ से जुड़ा हुआ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का परमाणु बम अमेरिका को सौंप दिया गया था जनरल परवेज मुशर्रफ की तरफ से। किरियाको ने करीब 15 सालों तक सीआईए के लिए काम किया और पाकिस्तान में अमेरिकी आतंकवाद रोधी अभियानों का वो नेतृत्व संभालते रहे और इस टीम का बड़ा हिस्सा रहे। उनके इस खुलासे से ये स्पष्ट पता चलता है कि उस समय पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते कितने ज्यादा घनिष्ठ थे, कितने ज्यादा नजदीकी वाले थे और कितने ज्यादा जटिल थे। किरियाको के अनुसार अमेरिका ने मुशर्रफ को लाखों डॉलर्स की मदद देकर खरीदा और उसके बदले अमेरिका को पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर नियंत्रण मिल गया, कंट्रोल मिल गया। किरियाको ने कहा कि भाई ऐसे में अमेरिकी एजेंसीज को पाकिस्तान के सैन्य और खुफिया अभियानों तक लगभग असीमित पहुंच मिल चुकी थी, पूरा एक्सेस मिल चुका था। सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो पाकिस्तान के परमाणु संयंत्रों पर अमेरिका का पूरी तरह से कब्जा आज भी है। तभी आपको याद होगा जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारत ने पाकिस्तान के परमाणु संयंत्र के पास में ब्रह्मोस मिसाइल से अटैक किया तो अमेरिका हिल गया, अमेरिका में खलबली मच गई। अब ऐसे में पाकिस्तान के साथ ही अमेरिका भी घुटनों पर आ गया, एक तरह से ये कहा जाए, और सीज फायर की जमकर वकालत की जाने लगी। यहाँ पर सीआईए के पूर्व अधिकारी आगे ये भी कहते हैं मुशर्रफ की किस तरह से दोगला रवैया नजर आया। मुशर्रफ की दोगली नीति की भी उन्होंने चर्चा की और कहा कि मुशर्रफ ने अमेरिका के सामने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग का दिखावा किया, लेकिन असल में क्या किया? भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों का एक तरह से और उसे बढ़ावा देने का काम। मुशर्रफ अमेरिका के सामने आतंकवाद विरोधी सहयोग दिखाते रहे, लेकिन असल में भारत के खिलाफ हमला कर रहे थे। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उस समय पाकिस्तान की नीतियां और दोहरी और चालाकी भरी थी। यहां पे सीआईए के पूर्व अधिकारी किरियाको ने एएनआई को बताया कि जब मैं 2002 में पाकिस्तान में तैनात था तो मुझे अनौपचारिक रूप से यह बताया गया कि पेंटागन पाकिस्तानी परमाणु शस्त्रागार को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, पूरा एक्सेस एक तरह से उसका है। क्यों? क्योंकि मुशर्रफ को डर था कि उनके परमाणु हथियारों के साथ में कुछ भी हो सकता है। सीआईए के पूर्व अधिकारी किरियाको के अनुसार अगर पाकिस्तानियों के हाथ में यह नियंत्रण होता तो ये एक राजनीतिक स्थिरता के लिए चिंता का विषय हो जाता। समझिए कितना गंभीर ये आरोप है, कितने गंभीर ये दावे हैं, और ये आरोप या ये दावा किसी ऐसे वैसे अधिकारी की तरफ से नहीं बल्कि एक बड़े पूर्व सीआईए अधिकारी की तरफ से है। अब ये भी समझिए पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की जिसके दम पर वो दुनिया को धमकी देता है, ये भी आपको समझना चाहिए। आखिर कौन कौन से पाकिस्तान के पास में परमाणु हथियार हैं? दरअसल पाकिस्तान के पास में अनुमानित 170 परमाणु हथियार हैं, ऐसा दावा किया जाता है, जिन पर एक तरह से पाकिस्तान का नहीं लेकिन अमेरिका का कब्जा जरूर है। पाकिस्तान के परमाणु संयंत्रों पर भी अमेरिका की सीधे सीधे यहां पर निगरानी है।
पाकिस्तान इन हथियारों को, इन मिसाइलों और विमानों से दागने में पूरी तरह से सक्षम है। पनडुब्बियों से दागने की क्षमता भी विकसित कर रहा है। अब विश्लेषक ये भी मानते हैं कि इन हथियारों की संख्या से ज्यादा उनका सामरिक महत्व और विश्वसनीयता बहुत ज्यादा मायने रखती है। वहीं अगर भारत की बात की जाए तो उसके पास में अनुमानित 180 परमाणु हथियार हैं और वो हर हाल में पाकिस्तानी हथियारों से ज्यादा दमदार हैं। सबसे बड़ी बात ये कि भारत के सभी परमाणु हथियार भारत के ही कब्जे में हैं, जबकि पाकिस्तानी परमाणु हथियार का जो कंट्रोल है वो अमेरिका के हाथ में है। अगर भारत और पाकिस्तान की सैनिक क्षमताओं की तुलना की जाए तो भी भारत की कुल सैनिक क्षमता 51,37,550 है, जो कि पाकिस्तान की 17,04,000 सैनिक क्षमता से लगभग 3 गुना ज्यादा है। भारत के पास 2,229 सैन्य विमान, पाकिस्तान के पास में 1,399 विमान। अगर भारत के पास में बात की जाए 3,151 लड़ाकू टैंक हैं, तो पाकिस्तान के पास में 1,839 टैंक हैं। ये तो भारत और पाकिस्तान की तुलना हो गई, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि भाई ये पूरी जो तुलना है वो करना कितना ज़्यादा सही है, क्योंकि पाकिस्तान के जो परमाणु हथियार या परमाणु संयंत्र हैं वो पाकिस्तान के असल में है ही नहीं। उसको तो पहले ही बेच चुके हैं जनरल परवेज मुशर्रफ। चलिए करेंगे इसी पर चर्चा। कई बहुत ढेर सारे एस्पेक्ट्स अब जो हैं ओपन हो चुके हैं। मेरे साथ खास मेहमानों का जो पैनल है वो जुड़ा है, मैं आपको उनसे मिलवा देती हूँ। रिटायर्ड मेजर डॉक्टर अली शाह इस दौरान मेरे साथ में मौजूद हैं बतौर रक्षा विशेषज्ञ। रिटायर्ड मेजर आशीष चतुर्वेदी जी हमारे साथ में इस दौरान जुड़ रखे हैं, रक्षा विशेषज्ञ। और मैं आपको ये भी बताती चलूं, मेरे साथ में विदेश मामलों की जानकार डॉक्टर शुभदा चौधरी जुड़ रखी हैं। पीपीपी के नेता पाकिस्तान से अखुंजादा चट्टान जी हमारे साथ में जुड़ रखे हैं पाकिस्तान से, और साथ ही हमारे साथ में जो जुड़ेंगे उनसे आपको मिलवाऊंगी। फिलहाल आप सभी का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। और आज की चर्चा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इसीलिए क्योंकि हर एस्पेक्ट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। पाकिस्तान लगातार बड़े बड़े दावे करता रहा है, लेकिन उन दावों में आखिर कितना दम है, कितना बल है, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं इस पूरी चर्चा की शुरुआत आशीष चतुर्वेदी जी आप ही से करने की कोशिश कर रही हूं। मुझे जरा समझाइए, सीआईए के पूर्व अधिकारी का ये कहना कि जनरल परवेज मुशर्रफ, उनकी तरफ से पाकिस्तान के जो भी संयंत्र थे उनको एक तरह से बेच दिया गया, पाकिस्तान को बहुत पैसे डॉलर्स मिले, बहुत बड़ी मात्रा में अमाउंट मिलता रहा और एक तरह से कंट्रोल जो है वो अमेरिका को सौंपते चले गए। कितना गंभीर आरोप है सर ये? देखिए, इसकी पुष्टि पूरी तरह कर पाना तो मैं समझता हूँ थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ऐसा अंदेशा कई बार ऐसी खबरें पहले भी सुनने में आई। अभी जो सीआईए के एजेंट ने ऐसा किया है, उसके अलावा भी बीच में कई बार सुर्खियों में ऐसी बात आई थी कि जो पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है, कहीं ना कहीं उस पे एक अमेरिका ये चाहता था कि उसको कहीं ना कहीं नियंत्रित रखें, क्योंकि पाकिस्तान में कब सत्ता बदल जाती है, कौन कब सत्ता में वहां बैठता है, ये खुद पाकिस्तान में लोगों को पता नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि अमेरिका का ये ठीक ही कदम है कि अगर वो जो पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है उसको नियंत्रित करना चाहता है, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान में देखें तो एक इतिहास रहा है कि वहाँ जो आर्मी चीफ होते हैं वो अक्सर तो वहाँ चुनी हुई सरकार होती है उसको हटा करके खुद प्रेसिडेंट बन जाते हैं। कई मर्तबा ऐसा वहाँ देखा गया। अब ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति वहां प्रेसिडेंट बनता है, जिसके पास पूरी सत्ता आती है, यदि वो निजी फायदे के लिए पाकिस्तान के जो परमाणु कैपेबिलिटी है उसे किसी को भी बेच सकता है, तो कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए और खासतौर से भारत के लिए और विश्व के लिए एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होना जिसमें कि जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है वो ऐसे हाथों में जाए जहां जिम्मेदारी उतनी न हो जिसकी एक आवश्यकता होती है ऐसी चीजों के लिए। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक ठीक कदम है, हम सबके लिए ठीक कदम है और पाकिस्तान के लिए भी ये ठीक कदम है कि यदि अगर परवेज मुशर्रफ ने ऐसा किया तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो ठीक ही किया, क्योंकि उनको जो है कहीं ना कहीं उससे फायदा भी हुआ। उनको जो आर्थिक जो स्थिति पाकिस्तान की थी उसको सुधारने में उनको वहां मदद मिली, और दूसरा कहीं ना कहीं परवेज मुशर्रफ खुद भी ये जानते होंगे कि जिस दिन वो पावर से हटेंगे वहां इतिहास जब हम जानते हैं तो उससे बेहतर परवेज मुशर्रफ भी जानते हैं कि वहां क्या हो सकता है। तो यदि अगर उन्होंने ऐसा फैसला किया, मुझे लगता है ये फैसला पाकिस्तान के हित में ही किया है।
ये पाकिस्तान के हित में फैसला किया है, लेकिन इसको मतलब मुझे लगता है कि सर अभी भी ये तो पाकिस्तान की जनता के साथ में बड़ा धोखा हो जाता है। हमारे साथ पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार एजाज अहमद जी भी जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत एक बार फिर से स्वागत करते हुए मैं यही सवाल एजाज अहमद जी आप ही की तरफ लेकर जा रही हूँ। अब ये बड़ा खुलासा है CIA के पूर्व अधिकारी के द्वारा, और उनके ये बड़ा खुलासा इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वो पाकिस्तान में खुद रहे, उन्होंने कई ऑपरेशन का हिस्सा बने और वो सिस्टम के अंदर की चीजों को जानते हुए उन्होंने बड़े बातें कही हैं। उन्होंने जो खुलासा किया तो उसमें तो सभी की चिंताएं बढ़ गई, चिंता तो छोड़ी, सबको हैरान करके रख दिया। पाकिस्तान की जनता भी पूछ रही है क्या हमारे प्रधानमंत्री ऐसे थे कि हमारी जो राष्ट्रीय संपदा थी, संपदा तो छोड़िए, सुरक्षा की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो अमेरिका के हाथों में सौंप बैठे थे, बेच चुके थे। जी, एक तो पहले आपको भी और आपके दर्शकों को और पैनलिस्ट को एक तो आदाब और आपका शुक्रिया। अख्फरजादा चट्टान से लंबे अरसे के बाद मुलाकात करवाई। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक ही शहर में रहते हैं लेकिन मुलाकात नहीं हो पाती, तो आपका शुक्रिया। अब यहाँ जहाँ तक बात है ना, ये जो देखिए यही बात है, आप पाकिस्तान में रहकर नहीं मिल पाते, हिंदुस्तान को आप यूं ही कोसते रहते हैं। हिंदुस्तान हमेशा मिलाने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। वेल अख्फरजादा से मुलाकात नहीं हो पाती, ये बाजावड़ के हैं, कबायली पठान है, तो मैं जरा डरता भी हूँ इनसे। तो लेकिन ये जो ऑफिशियल्स होते हैं, ये रिटायरमेंट के बाद इनके बेचारों के पास और कोई काम नहीं होता, नंबर वन। दूसरा ये है कि क्या ये ऐसी पोजीशन में थे कि जो टॉप सीक्रेट्स हैं वो उन तक इनकी जो है ना वो पहुंच हो, रसाई हो, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। लेकिन मैं आपको एक बात और बताऊं, आप अगर हम पिछले 10-15 साल 20 साल से आप देखिए ना, पाकिस्तान ने जब अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट किया तो पाकिस्तान के अगेंस्ट एक रिमिंगटन अमेंडमेंट आई, फिर प्रेस्टर अमेंडमेंट आई, उसके बाद और अमेंडमेंट्स आई। पाकिस्तान को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा इस दरमियान में। गो के एक वक्त ऐसा भी आया कि पाकिस्तान और अमेरिका जो है बड़े तादी थे डेवलप के जमाने में। लेकिन ये बिल्कुल मैं आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, इसलिए कि आप देखिए कि चाहे आप पाकिस्तान की जगह अगर इंडिया को रख लीजिए, फर्ज कीजिए, तो क्या इंडिया में किसी भी आर्मी चीफ के लिए ये पॉसिबल होगा कि वो आपके परमाणु हथियार जो हैं वो न्यूक्लियर आर्सेनल, आप चूंकि परमाणु हथियार का इस लफ्ज़ इस्तेमाल करती हैं तो मैंने कहा हम भी कर लें, ये पॉसिबल नहीं है पाकिस्तान में किसी भी आर्मी चीफ के लिए, क्योंकि हमारा जो कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर है वो बहुत एक तो स्ट्रांग है। दूसरा जो हमारी सेफ्टी वॉल्स जो हैं वो हैं जो अमेरिकन नहीं है। तो इसलिए जो है ना ये कह देना ये फॉर द सेक ऑफ इंटरव्यू ठीक है, लेकिन एजाज जी पाकिस्तान के साथ में तो कहा जाए कि सत्ता भी हम, सुरक्षा भी हम, जनता भी हम, हर चीज अगर हम खुद ही हैं तो किसी के लिए और कितना टफ होगा। वहां पे तो सरकार की कमान ही एक सेना के हाथ में होती है ना, जिसके भी मर्जी हाथ में हो कमान। लेकिन आर्मी चीफ जो सोल अथॉरिटी नहीं है फॉर कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर, नंबर वन। दूसरा जो पाकिस्तान का जो सोसाइटल माहौल है ना, उसमें दिस इज इम्पॉसिबल फॉर एन आर्मी चीफ कि वो ये फैसला करे। पाकिस्तान आर्मी की जो ब्रॉटअप है वो जरा दूसरे लेवल की होती है, वो जरा दूसरे उसकी स्टेटस की भी होती है। उनमें ये पॉसिबल नहीं है हमारे यहाँ के एक आर्मी चीफ जो है ना वो सबको अंधेरे में रख ले और ऐसा फैसला कर ले। हमारे पास बहुत सारे सेफ्टी वॉल्व्स हैं और हमारे यहाँ भी आप देखिए ना, अभी पिछले दिनों एक मेजर जनरल जो है वो उनको वो किसी के लिए स्पाइंग कर रहे थे, तो जल बाजवा के जमाने में उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो हमारे यहाँ ये जो स्ट्रक्चर है इसकी सिक्योरिटी और सेफ्टी भी बहुत है। दूसरा जो इंटेलिजेंस है वो एक फ्लॉलेस इंटेलिजेंस सिस्टम है के तहत होता है। तो इसलिए मैं बिल्कुल आई एम डेडली श्योर, और क्योंकि मैं बहुत करीब से देखता हूँ, मैं फॉरेन अफेयर्स भी कवर करता हूँ, डिफेंस अफेयर्स भी कवर करता हूँ, ऐसी बिल्कुल ये इम्पॉसिबल बात है। ये जो साहब जो भी हैं इनका तो नाम ही आपने भी शायद पहली दफा सुना होगा, मैंने भी पहली दफा सुना है। वैसे भी देखिए जो सीक्रेट ऑपरेशंस का हिस्सा होते हैं वो तो वैसे भी इतने पब्लिक प्लेटफॉर्म या पब्लिक फोरम पे नहीं होते। आई एम कवरिंग डिफेंस।
मैं बोल रही हूँ कि वैसे भी जो इस तरह से अगर कोई नहीं, सीक्रेट क्या कहा ऑपरेशंस आपने? का मैं हिस्सा नहीं होते हैं तो वो पब्लिक फोरम पे वैसे भी उतना ओपन नहीं होते। ये बात अली शाह जी मुझे लगता है ज्यादा बेहतर समझा पाएंगे। लेकिन जो सीआईए के नहीं, अधिकारी ऐसा जिन्होंने ऐसा बड़े भी नहीं है। खुलासे किए सर, वो काउंटर ऐसा भी टेररिज्म नहीं है। ऑपरेशन ऐसा भी को नहीं लीड है। कर रहे थे। ऐसा भी नहीं है। अच्छा। मैं नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में हम जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं ना फॉरेन अफेयर्स के, हम जो पॉलिटिकल आप जर्नलिज्म भी करते बीच में हैं, मत बोलिए। नहीं ये नहीं कोई नहीं, इतनी गलत आसान बात है। बात नहीं आपने है गलत वो, जगह और लाइन ये पे कोई आपको इतनी इंटरप्ट मुश्किल नहीं बात करा। भी नहीं है कि आपने अपने को थोड़ा छूट जाए। तहजीब तमीज से बात काम लीजिए। आप पूरी दुनिया आपको देख रही है साहब, पूरी दुनिया आपको देख रही है। थोड़ा तमीज से बात करिए, आप तहजीब से बात करिए। पहली बात तो इन साहब ने जो बात करी ना, मेरे को समझ में नहीं है नैना जी, मेरे को ये क्लियर नहीं थे मैंने अपने वर्ड में। बोला देखिए मैंने तो सुनील बिल्कुल साहब, आप, मैं तमीज आपको तहजीब से इंटरप्ट नहीं बात कर रहा। की है सर। मैं भी उम्मीद करता हूँ कि आप भी मेरे को इंटरप्ट नहीं करेंगे। जी जी। इन्हें बोला पाकिस्तान का जो सुसाइडल माहौल है, अब पता नहीं सुसाइडल बोला या सुसाइडल बोला, मुझे मालूम नहीं। फिर इन्हें बोला मैं सबसे पहले तो नमस्कार प्रणाम नमस्ते करता हूँ सुसाइडल सबको, बोला पूरे नहीं, आपके। सुसाइडल। इन्हें पैनलिस्ट बोला या टेररिस्ट बोला, वो भी मुझे समझ में नहीं आया क्या बोला क्या इन्होंने। अब ये अब बोलने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, लैंग्वेज टोन अब शब्दों का थोड़ा सा अंतर हो जाता है, बस मुझे लगता है वो एक बड़ी बात जरूर हो जाती है, वो समझने की बात है। जी ठीक है जी नैना जी, आपने दुरुस्त फरमाया। देखिए अब इन्होंने ये कहते हैं इन्होंने डिफेंस कवर किया है, तो इन्होंने जॉन क्रियाको जो सीआईए एजेंट हैं, जो 2002 में पाकिस्तान, स्वयं पाकिस्तान में थे, हालांकि 23 साल हो गए इस बात को, जो 15 साल वहां पर चीफ रहे, ये कह तो रहे हैं खुद कि इन्होंने डिफेंस कवर किया, ये फलाना धमकाना पने कहा है, ये कवर करते हैं वो कवर करते हैं। हाउ कम इन्होंने सीआईए के जो चीफ, बल्कि इनके जो एंटी टेररिज्म के जो चीफ थे, उनका नाम ही इन्होंने खुद कबूल किया ना अभी आपके सामने, कि इन्होंने कौन साहब है, मैं नाम भी तलफ्फुज नहीं कर पाऊंगा इनका, पहली बार सुन रहा हूं इस तरीके से। देखिए बात ऐसी है, आपके जनरल परवेज मुशर्रफ, गॉड ब्लेस सोल, अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनके बारे में ऐसा कहना नहीं चाहिए, मगर फैक्ट जो फैक्ट है, कई उन्होंने निर्णय ऐसे लिए हैं जो पाकिस्तान के हित में ओवरऑल अगर आप लाते पीछे देखें तो नहीं रहते। और मगर अगर आप इफ यू इंसिस्ट, आपको लग रहा है कि पाकिस्तान के हित में है, तो आप क्या कर सकते हैं उसका कुछ, हम ज्यादा कुछ वी कांट डू एनीथिंग मच अबाउट इट। देखिए पहली बात तो उनका निर्णय था 99 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी पीस की बस लेकर का पैगाम लेकर पाकिस्तान गए थे, शांति का पैगाम लेकर गए थे, उस टाइम पे चोरी छुपे आप कारगिल में से अग्रीमेंट हुआ था, जी। जब ठंड पड़ जाएगी तो दोनों सेनाएं अपने नीचे उतर आएंगी, डीएस्केलेट कर देंगी माहौल। लेकिन तब चोरी छुपे सिविल ड्रेस में अपनी सेना को हमारे सरजमीन पे भेजा, जब हमने उनको मारा, उनके अंदर से पाकिस्तान रेगुलर आर्मी का आइडेंटिटी कार्ड निकला। तो हम क्या समझे इस बात से? पहली बात तो। दूसरी बात, अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते हमेशा एक क्वेश्चन मार्क रहा है। कभी जैसे कोल्ड वॉर हुआ 1979 से 1989, तब पाकिस्तान ने खुल के सपोर्ट किया अमेरिका का, अच्छी बात है, ठीक है करिए। हमने खुल के सपोर्ट किया रूस का, सोवियत यूनियन का, अच्छी बात है करिए। मगर आप देखिए कि ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान और अमेरिका इतने अच्छे दोस्त थे, फिर उनके रिश्ते बिगड़ने लग गए। जब इमरान खान के रिजीम में पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते तो बहुत बिगड़ गए थे। अच्छा, ऐसा जनरल परवेज मुशर्रफ एक तरीके से कठपुतली थे अमेरिका के, क्योंकि उन्हें अपना न्यूक्लियर आर्सेनल पूरा, परमाणु का पूरा जितना भी डिपार्टमेंट, वो अमेरिका के कंट्रोल में दे दिया था। अब आप साहब आप ये कह रहे हैं, चलिए नैना जी आपकी बात भी मैं मान लिया कि प्रोनाउंसिएशन का फर्क पड़ जाता है, मगर मैं इस बात से डिफर करता हूं उनकी आइडियोलॉजी से, कि इन्होंने बोला कि हिंदुस्तान के अंदर क्या किसी जनरल के पास ऐसी ताकत होगी क्या? हिंदुस्तान में नहीं होगी, क्योंकि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, पाकिस्तान में मिलिट्री रूल है, सब ये बात जानते हैं। वहां पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, वहां पे सिलेक्टिव गवर्नमेंट है, वहां पर आपकी मिलिट्री कंट्रोल करती है, वहां के जनरल्स कंट्रोल करते हैं। और जब वो निकल जाते हैं तो क्यों आपके सारे जनरल भगोड़े हुए हो जाते हैं? जनरल बाजवा भगोड़ा हो गए, आपके जनरल परवेज मुशर्रफ चले गए थे मुल्क छोड़ के, क्यों भाई? आप खुद सोचिए ना, आप ये बात आप देखिए, क्यों आपके जनरल्स का या तो असैसिनेशन हो जाता है, या तो वो मुल्क छोड़ के भगोड़े हो जाते हैं। आप देखिए जनरल जियाउल हक, वो अमेरिकन डेलीगेशन के साथ जहाज में जा रहे थे, द केस ऑफ द एक्सप्लोडिंग मैंगोज, आम की पेटियों में बारूद आ गया। सबका रुक कर लेते पहले। जी जी
आम की पेटियों में बारूद डाला गया और जहाज उड़ाया गया। तो बिल्कुल इसमें कोई शक की बात नहीं है। नहीं, कहते हैं लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अपने आप में ये अगर ठीक है, अब किसी के बयान में कितना दम है कितना नहीं, ये तो जांच का विषय है। और पाकिस्तान इतने बड़े गंभीर आरोपों के बाद में क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई जांच की या फिर इसको लेकर एक्शन की मांग करता है, ये तो आने वाली बात है, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मैं यहाँ पर चट्टन जी का रुख करना चाह रही हूँ, अखुनजादा चट्टन जी। ये जो भी आरोप हैं किसी CIA के पूर्व अधिकारी के, जो लंबे वक्त तक काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन को लीड कर रहे थे पाकिस्तान में, यानी कि उन्होंने ये भी कहा कि अपनी इस पूरे ऑपरेशन के दौरान जब तक उनकी पाकिस्तान में मौजूदगी थी, कई मर्तबा एक महीने में 2 से 3 बार उनका परवेज मुशर्रफ से मिलना होता था। और कई बार ये उनको अनऑफिशियल या ऑफिशियल वे में पता चला था कि ठीक है, ये जो सारी चीजें हैं ये उनसे कनेक्टेड हैं, ये उनके कंट्रोल में है, ये अमेरिका के कंट्रोल में है। इन आरोपों को कितना गंभीर मानते हैं? और दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि मौजूदा जो कंडीशन है वो और भी और ज्यादा चिंतित है। इस बात को लेकर पहले भी चर्चा हुई है कि जो अभी विद्रोह लोगों का नजर आ रहा है, आने वाले वक्त में विद्रोह और बढ़ेगा यहाँ की सेना के खिलाफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मेरी तरफ से आपको, आपके मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। और इजाज़ अहमद साहब का बेहद मशकूर हूँ इनके अल्फाज के लिए। मेरा भाई है, हमने और इसने जमहूरियत के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए एक साथ सड़कों पे बहुत मार खाई है। तो मैं इसका बेहद मशकूर हूँ, मेरा बहुत प्यारा भाई है। देखिए जी, आपके इंट्रो से मैंने जो तजिया अखज़ किया बहैसियत एक सियासी वर्कर, वो ये है कि 10 मई के बाद आपके अवाम बहुत घबराई हुई हैं, डरी हुई हैं। अच्छा, ओके। और आप लोग उसको तसल्ली देना चाहते हैं कि पाकिस्तान बहुत जॉन कमजोर है और आप जो है वो इंडिया घबराना के बंद बाशिंदे करें। हैं क्या? जॉन किरियाकोई जो CIA भारत प्लीज बात को मुकम्मल करने, प्लीज बात को मुकम्मल करने दीजिए। क्योंकि मैं आपकी शुरुआत ही अगर इंडिया के साथ में होती है, सुबह शाम दिन रात, मैं पूछ रही हूँ जो जॉन किरियाकोई जो हैं, ये CIA के जो ऑफिसर हैं, ये इंडिया ओरिएंटेड है क्या? आप मुझे मौका देगी तो आ रहा हूँ। बताइए। देखिए जी, अगर एक इंसान एक खबर सुनता है तो पहले उसको, पढ़ा लिखा इंसान ये सोचता है कि इसमें लॉजिक कितना है, तस्दीक बाद में करते हैं। अगर समझते हैं कि ये खबर तस्दीक के काबिल है, इन्वेस्टिगेशन के काबिल है, तो फिर इसके इन्वेस्टिगेशन करते हैं। लेकिन पहले बार एक पढ़ा लिखा बंदा ये सोचता है कि ये लॉजिक इसमें कितना है। आप खुद सोचिए, वो एटम बम जो बनाने वाले ने कहा कि हम गैस खाएंगे, एटम बम बनाएंगे, वो एक ऐसा आदमी, मेरा मुशर्रफ के साथ लाख इख्तिलाफात सही, मेरा कोई पसंदीदा शख्स नहीं था, न मैं इनके पॉलिसियों को डिपेंड करता हूं क्योंकि वो अवाम ने मुंतखब नहीं किया था, एक डिक्टेटर था। लेकिन वो एक फौजी जर्नल था, SSG का कमांडर था, कमांडो था और SSG का कमांडर था। इनसे आप ये तवक्को कर सकते हैं कि वो अपने एटमी हथियार एक मुट्ठी दहशतगर्द, 3000 दहशतगर्दों के खौफ से उठा के और अमेरिका जैसी बड़ी ताकत के हवाला कर देंगे। क्या ये लॉजिक, ये चीज लॉजिक मानते हैं? दूसरी बात ये कि आर्मी चीफ के पीछे कोई आर्मी नहीं है, कोई ऑफिसर्स नहीं है। क्या ये वो बर्दाश्त कर लेंगे? वो फौजी जो रोज अपने मुल्क के लिए सैकड़ों और हजारों की तादाद में कुर्बानियां दे रहे हैं अपनी जानों की, इनसे ये बर्दाश्त हो सकेगा कि इसका आर्मी चीफ अपनी एटमी हथियार किसी और के हवाले कर दे? तो जनता को पता होगी तब ना, जनता को सुनिए, जनता को पता चलेगा तब ना। अखुनजादा चट्टन जी, ऐसे डील्स या ऐसे बड़ी बातें कभी खुल्लम खुल्ला होती है क्या? अपनी जेब भरना है या पैसा कितना आ रहा है, US ने कितना पैसा दिया, या फिर कई चीजें तो बैकडोर या फिर अंडर द टेबल होती हैं। तो ये जनता को पता चलेगा तब ना, जब आपको भी पता चला कि अब आप एक तरफ CIA के अधिकारी के बारे में बोल रहे कि आप नहीं जानते, आप तो फिर भी पढ़े लिखे, एक्टिव, हर चीज से इतना ज्यादा आपका जिनका राब्ता पड़ता है, आम जनता का कहाँ पड़ता है? वो मासूम जनता जो अभी भी रोजी रोटी के लिए तरह से लड़ाई लड़ रही है। अच्छा, आम जनता को बताना है ना, तो देखिए, आम जनता, जॉन केरी ने एक बयान दिया, एक रिटायर्ड CIA का एजेंट है,
इसको आपको कोई फायदा नुकसान नहीं है, ये अवाम, पाकिस्तान के अवाम का काम है। आपने किस चीज का अवाम को बताना है कि अमेरिका का एक मुंतखब सदर, अमेरिका का सदर वो बयान दे रहे हैं कि पाकिस्तान ने इंडिया के 7 जहाज गिराई जिसमें 4 राफेल तैयारे थी। वो कह रहे, ट्रंप कह रहे कि S-400 जो था वो पाकिस्तान ने उड़ा दिया है। ट्रंप कह रहा है कि इंडिया ने मुझे दरखास्त किया कि खुदा के लिए हमारे जहाज नहीं उड़ सकते हैं, हमारे पेजाओं पे मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान की शाहीनों का कब्जा हो चुका है, सीज फायर करे। अभी तक मोदी साहब ने कहा नहीं है कि वाज़ेह बयान दे दे कि ट्रंप झूठा है। तो अगर आप लोगों ने अवाम को आगाह करना है तो मुशर्रफ को छोड़े, वो कब के मर चुका है, जिन कैरी कब के रिटायर हो चुका है। अखुंजादा चट्टन जी, भारत की आवाम को तो पता है, भारत की आवाम को तो पता है, एक बार नहीं 32 बार जब डोनाल्ड ट्रंप इस बात का दावा करते हैं और 33 बार भारत की तरफ से इस बात को डिनाई किया गया, खुल्लम खुल्ला डिनाई किया गया। लेकिन मैं एक बात बताऊं, क्या हो जाता है, मैं समझ रही हूं आपकी भी मजबूरियां, आप अपनी सरकार को, आप अपनी चीजों को डिफेंड करने की कोशिश करें। मुझे मोदी की तरफ से एक बयान चलाए कि उन्होंने कहा है कि ट्रंप ने झूठ कहा है। आप जरा गूगल कीजिए जनाब, जरा गूगल कीजिए जनाब, आप यूट्यूब पर जाइए, अगर आपका बैन ना हो, चलता हो तो जरा देखिएगा। आपको वही चीजें तो देखनी है जो आप देखना चाहते हैं। आप काम की चीज जरा अपडेटेड रहिए, आपको ज्यादा चट्टन जी आप बताए ना। अरे भाई साहब, आप जरा जाइए गूगल पे कीजिए, गूगल कीजिए विथ डेट, आपको पूरी फहरिस्त आ जाएगी। मैं शुभदा जी का रुख कर रही हूँ, आप जरा गूगल कीजिए जब तक, सुनिए, मैं शुभदा चौधरी जी का रुख कर रही हूँ, जब तक आप जरा सर्च कीजिए इस चीज को। कितनी बार प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से हर मोर्चे पर कहा गया, हमारे विदेश मंत्री की तरफ से कहा गया, संसद तक में कहा गया। सर, जब तक आप जरा गूगल कीजिएगा। शुभदा जी, ये क्या, ये जो पूरा CIA का के अधिकारी की तरफ से, पूर्व अधिकारी की तरफ से खुलासा होने के बाद ऐसा लगता है पाकिस्तान की जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है क्या? एक बात ये, और दूसरी बात, बार बार डोनाल्ड ट्रंप का जो जिक्र कर रहे हैं, बार बार ऑपरेशन सिंदूर का जो जिक्र कर रहे हैं, क्या पाकिस्तान पर हुए हमले या ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जिस तरह से पाकिस्तान तिलमिला रहा था, छटपटा रहा था, उसी रूप में अमेरिका भी? क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि भाई उसी जगह पर मिसाइल गिरेगी और बहुत कुछ नष्ट हो जाएगा जिस पर अमेरिका का कंट्रोल है। देखिए नैना जी, पहली चीज तो मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया, और मेरे साथ जो मेरे पाकिस्तानी सहयोगी हैं उनको भी सलाम मेरा। अब कुछ चीजों की बात करते हैं। जो पहला तो ये सोर्स क्या है, जो CIA ऑफिसर हैं, रिटायर्ड एजेंट हैं। मैं कुछ चीजें क्लैरिफाई करना चाहूंगी जो फैक्चुअल है और बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, ये जो रिटायर्ड CIA एजेंट हैं, ये मिडिल ईस्ट पे काम करते थे सबसे ज्यादा। अरबिक में अपने 20 साल की उम्र से ही काफी ज्यादा फ्लुएंसी थी। ये बहरीन में भी पोस्टेड थे क्योंकि इनको सद्दाम हुसैन के ऊपर क्या इकोनॉमिक डील्स हो रही है और गल्फ ऑयल सप्लाई क्या हो रहा है उसके ऊपर निरीक्षण करना था। अब बात होती है कि 2002 में जब इनका पोस्टिंग होता है पाकिस्तान, तब वो उस समय समझते हैं कि ISI और CIA के बीच में जो परिस्थिति है वो बहुत ही नासाज थी, आपस में कम्युनिकेशन नहीं होता था। तो इनका काम था कि CIA के पैरामिलिट्री लोगों का और ISI के कमांडोज का साथ में काम करना कैसे हो। उसके बाद फैजलाबाद में 2002 में इन्होंने अबू ज़ुबैद को जब पकड़ा, जो मैं ये बोलना चाहूंगी कि 23 साल से ज्यादा हो गए हैं वो अबू ज़ुबैद जो है वो ग्वांतनामो में है और उनका कोई भी चार्ज उन पे नहीं लगा है अभी तक। CIA नहीं कोई चार्ज ला पाया उन पे, जबकि उनको नंबर 3 बोला गया था अलकायदा के रैंकिंग में। ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला CIA को। अब बात यहाँ पे आती है कि ये सोर्स के साथ क्या हुआ। जैसे हमारे सहयोगी ने बोला कि इनके बारे में सुना नहीं है, तो ये तो पहले नाना जी CIA के सबसे पहले ऐसे एजेंट थे जिन्होंने 2007 में ABC न्यूज में लाइव बोला था कि CIA किस तरीके से वाटर बोर्डिंग करती है और किस तरीके से ब्लैक साइट्स में, अफगानिस्तान में, थाईलैंड में, बहुत जगह किस तरीके से CIA लोगों के साथ 83 टाइम्स उन्होंने ये क्लैरिफाई किया था।
उन्होंने एक किताब भी लिखी है रिलक्टेंट स्पाई। जब ये सारी चीजें इन्होंने विसल ब्लोअर की तरह काम की तो अमेरिका की व्हाइट हाउस, कांग्रेस, पेंटागन सब इनसे नाराज हो गई, इनका पेंशन रुकवा दिया गया, इनको 23 महीनों के लिए जेल में भी रखा गया है इसी CIA रिटायर्ड ऑफिशियल को। इनको 23 महीने के लिए CIA में रखा गया, जेल में रखा गया। और रूडी जिलियानी जो डोनाल्ड ट्रंप के पहले लॉयर थे, उन्होंने इनसे ब्राइबरी के लिए, पार्डन के लिए $50,000 भी मांगे थे, जो कभी पार्डन का हुआ नहीं। अच्छा। तो बात पहली ये है। दूसरी चीज है कि अब मुशर्रफ की तरफ बात करते हैं, तो परवेज मुशर्रफ की किताब है इन द लाइन ऑफ फायर। अब इन द लाइन ऑफ फायर में बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई हैं और बहुत सारी चीजें नहीं बताई हैं, जिसमें से 2000 जैसे 9/11 हुआ तो पाकिस्तान के तरफ अमेरिका का बुश एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसमें उनके सहयोगी थे डोनाल्ड रम्सफेल्ड, डिक चेनी, बहुत सारे, उनका रुख हुआ पाकिस्तान के तरफ। और मुशर्रफ को अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज $10 बिलियन मिले थे, जिसमें से $4.5 बिलियन और एक्स्ट्रा मिले थे। और मुशर्रफ ने इसका क्या किया? पहला, उसामा बिन लादेन जो 2011 में पकड़े गए अबोटाबाद में, उसका फंडिंग। दूसरा, तालिबान को $100 मिलियन दिए गए थे। और तीसरा, लश्कर तोयबा, जिसका मुंबई अटैक्स 2008 में हाथ था। अब आप देखिए कि यहाँ पे बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि हम लोग 2002 की बात कर रहे हैं। उस समय ओपन सोर्स इंटेलिजेंस या ड्रोन्स नहीं थे। उस समय दो चीजें थी, पहला था ह्यूमन इंटेलिजेंस और दूसरा था सिग्नल इंटेलिजेंस, जिसको सिग्नेट बोलते हैं। और जो अंडर कवर का ऑफिसर्स होते हैं वो हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम जो पहाड़ी इलाका होता है उसमें डबल एजेंट्स की तरह भी काम करते हैं। तो ये जो CIA रिटायर्ड एजेंट है, ये एंटी अमेरिकन नहीं है, एंटी इल्यूजन है। इनकी पूरी की पूरी लाइफ। और अभी ये किसके लिए काम कर रहे हैं? अभी ये पॉलिटिकल मिसफिट जो पॉडकास्ट है, जो स्पुटनिक रेडियो का है, उसके लिए काम करते हैं। वहां पे वो सारी चीजें उन्होंने एडवर्ड स्नोडन के सपोर्ट में बात की है। ये बहुत फेमस CIA एजेंट रहे हैं। एडवर्ड स्नोडन के सपोर्ट में बात की है इन्होंने। जब डोनाल्ड ट्रंप ने जीना हैस्बेल को नॉमिनेट किया था 2018 में डायरेक्टर की तौर पे, और किस तरीके से CIA टॉर्चर करता है, उसका पूरा का पूरा निरीक्षण ये करते थे। अब बात यहाँ पे आई है कि हमें भारत या इंडिया पाकिस्तान नहीं करना। यहाँ पे आप देखिए फायदा किसका होता है? दो नेबर्स को लड़ा के, दो नेबर्स को टेस्टिंग ग्राउंड बना के, प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट में अपना आर्म्स मैन्युफैक्चरर या मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बढ़ा के किसको फायदा हो रहा है? जी, US को फायदा हो रहा है ना। वो तो हमसे बहुत दूर है, 24 घंटे दूर है, 10,000 किलोमीटर से ज्यादा दूर है। लेकिन शुभदा जी, आपने बहुत अच्छे से बारीकी से ये तो बताया कि आखिर कौन है ये जॉन किरकियाओ, और सबसे महत्वपूर्ण बात है उनकी भूमिका किस तरीके से रही है। लेकिन मुझे लगता है चाहे बात यहाँ पर अखुनजादा चट्टन जी हो या फिर हमारे साथ में जो एजाज अहमद जी, वो अभी भी इस बात को शायद स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि बात जाहिर सी बात है परवेज मुशर्रफ और अमेरिका के बीच की हुई डील को लेकर बातचीत हो जाती है। परवेज मुशर्रफ की किताब, मुझे सिर्फ ये कहना है, परवेज मुशर्रफ की जो किताब है इन द लाइन ऑफ फायर, मुझे लगता है कि वो काफी है। बहुत सारी चीजें उसमें बोली गई हैं, बहुत सारी चीजें उसमें नहीं बोली गई हैं। वो सबसे बड़ा सोर्स है। जी जी जी, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। और आशीष जी, वही जो बात आपने कहा था कि आखिर इस बात को कैसे, अगर यहाँ पे जनता के लिए उन्होंने किया है तो जनता के फायदे के लिए ही किया होगा। और यहाँ पर शुभदा जी ने उसको और बेहतर तरीके से बता दिया कि जनता के लिए या पाकिस्तान के हित के लिए कितना पैसा मिला और व्यक्तिगत हित के लिए, निजी हित के लिए कितना पैसा मिला। तो अब तो ऐसा लग रहा है कि शायद इन तमाम खुलासों के बाद में पाकिस्तान की जनता भी ठगा हुआ महसूस कर रही होगी कि भाई हमारे नेता, हमारे जनरल आखिर किस रूप में, हम किस पर भरोसा करेंगे। अभी वही एक बार फिर से अमेरिका को बड़े अच्छे से गले लगा रहे हैं, और वही अमेरिका इनको बड़े सब्जबाग दिखा रहा है। वो अंदर तक क्या चूस के ले जाएगा ये भी नहीं समझ पाएंगे। तो देखिए, पाकिस्तान कहीं ना कहीं अपने जो फंडिंग है उसके लिए अमेरिका पे डिपेंडेंट रहता है, और अमेरिका को एक बेस अपना साउथ एशिया में चाहिए जो उनके पास पाकिस्तान के रूप में है। तो ये एक दो तरफा सिचुएशन है जहां दोनों ही एक दूसरे के लिए कहीं ना कहीं किसी रूप में जरूरी बन जाते हैं। पहले पाकिस्तान की जरूरत उनको इराक वाले वॉर में, कुवैत वाले वॉर में पड़ी,
फिर अफगानिस्तान में उनको जब तालिबान के अगेंस्ट खड़ा करना था, तो यहाँ पे उनको रशिया से जब अमेरिका को अपना स्कोर इवन करना था, तब उनको जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान ने मदद की, तालिबान को खड़ा किया। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जरूरत अमेरिका को कभी ना कभी पड़ती रहती है, तो इसलिए वो उनकी फंडिंग करते हैं। अब जब वो फंडिंग करते हैं तो जाहिर सी बात है उनका दखल उनकी पॉलिटिक्स में, उनकी डिफेंस फोर्सेस में कहीं ना कहीं बहुत साफ तौर पे देखने को मिलता है। जो अभी हाल में जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं उनको भी वहां बुलाया गया था डोनाल्ड ट्रंप द्वारा, तो कहीं ना कहीं आप एक मैसेज होता है वो भी कि एक कन्वे करते हैं आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को और पाकिस्तान को भी। तो वो अमेरिका अपने जो कार्ड्स हैं, जिसे हम कहेंगे कि पत्ते जो है, वो बहुत समय समय पे वो दूरी भी जी, बनाता जी, है और समय समय पे वो जो है मुझे कुछ लगता ना है कुछ कि ऐसा यही करता है। शायद एक तरह से अमेरिका की एक डिप्लोमेसी होती है, और वो अमेरिका अपने अपने फायदे के हिसाब से चीज़ों पर ज़रूर डिपेंड करके चलता है। लेकिन अखुनजादा चट्टन जी को तो बार बार ये लगता है कि भाई अब जो हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, अखुनजादा चट्टन जी, जो सीज फायर की बात अगर आप कह रहे हैं ना, वहां पर इंटरेस्ट भी पर्सनल इसीलिए था क्योंकि जो बार बार ये लग रहा था कि कहीं मिसाइल वहां ना गिर जाए जहां पर अमेरिका कंट्रोल वाले जो संयंत्र हैं परमाणु के, वो रखे हुए हैं। देखिए जी, ये हकीकत है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमने और अमेरिका ने साथ में बहुत काम किया है, और रूस को शिकस्त देने के लिए ये दहशतगर्दी का बम अमेरिका और सीआईए ने बनाया था। ठीक है, इसमें हमारी भी नाजायज हुक्मरानों की पॉलिसियां और इस पे अमल इसमें है, मैं इससे इनकार नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मेन किरदार इसमें अमेरिका का था। तो इस बम को नाकारा करने के लिए, क्योंकि इस दहशतगर्दी से पूरी दुनिया को भी खतरा था, पाकिस्तान को भी खतरा था, हमने और अमेरिका ने एक साथ काम किया है। लेकिन पाकिस्तानी इतने बेवकूफ नहीं है। पाकिस्तानी समझते हैं कि अगर अमेरिका जिस्म है तो इजराइल इसका दिल है, दिल। तो हम ये समझते हैं कि अमेरिका को जो ये दिल है, ये तब तक डरा हुआ है, घबराया हुआ है, बेचैन है जब तक पाकिस्तान एटमी ताकत है। तो हम इतने बेवकूफ तो नहीं हो सकते हैं, ना हमारे आर्मी चीफ। ये तो एक आम पाकिस्तानी नहीं, हिंदुस्तानी भी, हर मुहिबुल वतन इतना बेवकूफ तो नहीं हो सकता है कि वो 3000 दहशतगर्दों के खौफ से अपना हथियार उठा के और अमेरिका जैसी सुपर ताकत के हवाले कर दे। ये काम तो यूक्रेन ने किया था। क्या यूक्रेन की एटमी हथियार वापस हुई? लेकिन अखुनजादा जी, वही आज के अमेरिका पर आपको बड़ा प्रेम आ रहा है, वही अगर यही पहले यही वाला प्रेम तो परवेज मुशर्रफ ने दिखाया था ना, और ये बड़ा प्रेम है। लेकिन अब उसी टाइम के एक अधिकारी अगर खुलासा कर रहे हैं तो आपको उनकी बातें स्वीकार नहीं करनी। वही बात हो जाती है, कड़वा कड़वा जो है आप उसे हटा देते हैं, मीठा मीठा गप कर जाते हैं। ये तो इतनी सिलेक्टिव चॉइस हो गई ना। ये तो मान ले, मैं जानकारी की बात को सच मान लूंगा, मैं मुतालबा भी करूंगा कि इसकी तहकीकात हो जाए, पार्लियामेंट में इसका मुतालबा कर लूंगा। यस, बिल्कुल, और मुझे लगता है करना चाहिए, मुझे लगता है करना चाहिए अखुनजादा जी, क्योंकि यह आपके देश की, आपके 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 पूर्व प्रधानमंत्री की, आपके जनरल पर एक तरह से पाकिस्तान की सेना के भरोसे को लेकर लोगों की बात जरूर टिकी हुई है, क्योंकि पहला ऐसा मौका नहीं जब भ्रष्टाचार के आरोप लगे हो। ट्रंप ने भी किया है ना, यही काम तो ट्रंप ने भी किया कि इंडिया के जहाज गिराए, इंडिया के जहाज नहीं उड़ सकते थे, S-400 तबाह किया। तो ये भी आपकी जनता के मफाद में है। आप भी ट्रंप के बात को सच मान ले। अगर आप ट्रंप की बात को सच मानते हैं, जो अवाम ने उसको वोट दिया है, जो अवाम ने उसको मुंतखब कर दिया है, मैं जानकारी की बात को मान लूंगा। अली शाह जी, कौन सी बात की बात कर रहे हैं? कौन सी बात को सच माना है डोनाल्ड ट्रंप की? कौन से जहाज गिराए, कौन से S-400 गिराए? हम अपनी सेना पर, हम अपनी सरकार पे भरोसा करते हैं अखुनजादा चट्टन जी। हम सैटेलाइट इमेजेस पे भरोसा रखते हैं, हम विश्व पटल पर अलग अलग रिपोर्ट्स पे भरोसा करते हैं, और वहां आप कितनी चीजों को मैनिपुलेट कर पाएंगे? वेल, इससे इतर में एक चीज और समझना चाह रही हूँ मैं जरा अली शाह जी का, क्योंकि सबको जल्दी जल्दी से जवाब ले लेती हूँ मैं।
नहीं नैना जी, इसमें इनका अच्छा, अब दोष एक सेकंड, मैं सबका जल्दी, मैं सवाल ये करना चाह रही हूँ आपसे अलीशा जी, खास तौर से भरोसे की बात करते हैं, जैसा कि अभी इन्होंने भी कहा अखुनजादा चट्टन जी ने, वही भरोसा तो था जो अमेरिका ने जताया था, और उसके बाद में पाकिस्तान ने ओसामा बिन लादेन को अपने घर में छुपाया था। ओसामा बिन लादेन वाला जब पूरा एक वाकया हुआ, उसके बाद ही तो अमेरिका समझ गया कि भाई मुझे इनके साथ में उसी तरह से स्मार्टनेस दिखानी है, अपना काम बनेगा जितना काम इनसे निकाल पाएंगे। नहीं जी, नहीं नहीं, इसमें इनकी गलती नहीं है। मैं इनको बिल्कुल दोषी नहीं ठहराऊंगा। इनका आईक्यू लेवल इतना ही है, तो इनके हाथ में नहीं है वो बात। जैसे कि ये लोग टेक्नोलॉजी में यकीन नहीं करेंगे। ये अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कुछ बोल दिया, और उन्होंने बोला भी नहीं कि हिंदुस्तान के जहाज गिरे, कमाल की बात तो ये है। उन्होंने बोला है ना, उन्होंने बोला ये लोग अपने तस्वीर में कर रहे हैं, ऐसे तो हम भी कहते हैं, ऐसे तो हम भी कह रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान की तरफ इशारा किया है, और हम नहीं कह रहे हैं ऐसे। हम टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल के यकीन रखते हैं, साइंस में यकीन रखते हैं। इनके जो खुद के यहाँ पे पत्रकार हैं, खुद के यहाँ प्रोफेशनल हैं, ये कह रहे हैं भाई, पहले इन्होंने आपके चैनल पे इसी शो में कबूला है कि पहली मर्तबा इनने जॉन क्रू का नाम सुना है, जॉन क्रिस क्रूकू। इनकी पैदाइश भी हुई थी अगस्त 9 को 1964, जो कि 61 ईयर ओल्ड है। और बताते हैं उनको, अभी हमारे एनालिस्ट ने बिल्कुल सही फरमाया, बिल्कुल कट टू कट, वर्ड टू वर्ड, के 2007 में इन्होंने इंटरव्यू दिया था। उन्होंने उसमें सीआईए के प्रिजनर्स के बारे में बताया कि जो प्रिजनर्स लेते हैं, इनको जो इंट्रोगेशन टेक्निक्स है, इनके ऊपर इल्जाम लगा था कि आप टॉर्चर कर रहे हो। इनको 23 महीने की सजा भी हुई थी जेल में, लेकिन इनके चार्जेस पूरे खारिज कर दिए गए थे। पूरा सब कुछ 2012 में पूरा सब कुछ एक वर्ड टू वर्ड फैक्ट बताया है। और मैं जानता हूं क्योंकि मैंने इनके बारे में 2007 में पहली मर्तबा सुना था, हालांकि लेट सुना 2007 में, फिर भी। और पाकिस्तानी जो कहते हैं कि ये पहली बार सुन रहे हैं इनके बारे में, तो बेसिकली इनकी गलती नहीं है। मैं मानता हूं पहली बार सुने, इनका आईक्यू लेवल ही इतना है, तो इसलिए हम इनके बेचारों को, मासूम है बड़े बेचारे, इसलिए मैं इनकी बात, दे नॉट वेल रेड, दे नॉट वेल इन्फॉर्म्ड, इसके लिए मैं इनको ज्यादा दोषी नहीं दूंगा। इनको कोई कह देगा छू मंतर काली के अंदर, तो ये बात यकीन कर लेंगे। जंतर मंतर कोई हो तो उसमें बात कर लेंगे, टोटका हो उसमें यकीन कर लेंगे, साइंस टेक्नोलॉजी में नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, ये रील देखेंगे 15 सेकंड की इंस्टाग्राम रील और स्क्रॉल करेंगे। तो इनका, मैं इनको दोषी इसलिए मैं नहीं ठहरता, इनको बल्कि बुरा लगता है इनके लिए। इनको अगर ये टीवी चैनल पे आ रहे हैं तो कि कम से कम पढ़ के पाए। चलो नाम नहीं सुना, मैं मानता हूँ नाम नहीं सुना, आप यू कैन नॉट कट अ सॉरी फिगर ऑन नेशनल टीवी। आप पढ़ के तो आ सकते थे साहब, लेकिन आपने नहीं, वो लेकिन भी पढ़ने का तो मैं इसलिए कुछ नहीं कहूंगी। मैंने तो अभी अखुनजादा चट्टन जी को वक्त दिया था कि मैं जब तक शुभदा जी से सवाल पूछ रही हूँ, पीएम मोदी ने कितनी बार इस बात को दरकिनार किया है, डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दिया है उनके सीज फायर को लेकर, जो पूरे मीडिएशन की बात है। आप जरा एक बार जाकर देखिए, आपको शायद वीडियोस भी मिल जाएंगे। वेल, मैं लेकिन जल्दी से शुभदा जी का रुख करना चाह रही हूँ। शुभदा जी, इस बात को जरा समझाइए। एक तरफ वो वाली डील की बात होती है, दूसरी तरफ अभी भी एक और बड़ी डील पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में चर्चा का है, वो रेयर मिनरल अर्थ को लेकर बेसिकली हो रही है। और यही बात कही जा रही है कि उस समय तो एक अलग तरह की संपदा पाकिस्तान ने अमेरिका को बेच दी, और अभी भी कुछ इसी तरह से आसार और इसी तरह की चर्चा जोरों पर है। और यही वजह है कि एक बड़ा तबका पाकिस्तान में इस बात को लेकर नाराजगी भी जताता रहा है। देखिए, पहली चीज तो ये है कि किसी भी देश की आवाम और उसके प्रशासन में हमेशा अंतर रहता है, हमेशा अंतर रहता है। अब मैं ये क्यों बताना चाहती हूँ, क्योंकि जैसे हमारे सहयोगी ने बोला कि अमेरिका का जो दिल है वो इजराइल है, तो जो अमेरिकन पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं टकर कार्लसन, अभी 9/11 वापस से न्यूज में क्यों आया, पहला मुद्दा ये है। वो इसलिए है क्योंकि टकर कार्लसन ने 3 पार्ट की डॉक्यूमेंट्री बनाई है, जिसमें उन्होंने बोला है कि इसमें अलकायदा नहीं, मोसाद का हाथ है। पहली चीज ये बहुत बड़ा इंटरनेशनल खुलासा किया है विथ एविडेंस, पहली चीज। दूसरी चीज है कि अगर हम बात करें बलूचिस्तान की, तो सीआईए के साइट्स कहां कहां पे हैं बलूचिस्तान में? शम्सी एयरफील्ड में है, वहां पे यूएसए का एयरफोर्स सर्वेलेंस सिस्टम भी है। जकोबाबाद सिंध में है सीआईए के साइट्स, दलबंदीन एयरफील्ड बलूचिस्तान, पसनी एयरफील्ड बलूचिस्तान, क्वेटा एयरबेस बलूचिस्तान, समगनी एयरबेस बलूचिस्तान, सेफ हाउस सीआईए का अबोताबाद। रेयर अर्थ मेटल्स, आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि रेयर अर्थ मेटल्स जो जनरल आसिम मुनीर और
प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो डोनाल्ड ट्रंप को एक डील कर रहे हैं या क्रिप्टो करेंसी की डील कर रहे हैं, Yes. इसमें ये भी तो समझना पड़ेगा ना कि पाकिस्तान की आवाम उस इन्फ्लेशन से कितना ज्यादा परेशान है। दूसरी, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में खुद बहुत ही फेमस पाकिस्तानी न्यूक्लियर फिजिसिस्ट हैं परवेज वुडबॉय, जिन्होंने अपनी किताबों में साफ लिखा है कि किस तरीके से ये न्यूक्लियर वॉरफेयर एकदम अपोकलिप्टिक है, ये होना ही नहीं चाहिए, और वो खुद साइंटिस्ट होके न्यूक्लियर वॉरफेयर के खिलाफ लिखे हैं, बोले हैं। जहां तक बात रही जॉन करियोके की, वो काउंटर टेररिज्म ऑफिसर थे 2002-2004 तक, उसके बाद उन्होंने रिटायर कर लिया। वो अमेरिका के जो पावर है, सीआईए के पावर है, अमेरिकन ड्रीम है, अमेरिकन जस्टिस है, उससे डिसइल्यूजन्ड हो गए थे, इसीलिए वो अमेरिका के अगेंस्ट विसल ब्लोअर बन चुके हैं। लेकिन हमें ये समझना है कि अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि 2002 में क्या हुआ था। पहला, कराची में सेक्टेरियन राइट्स हो रहे थे। दूसरा, डैनियल पर्ल जो अमेरिकन जूश बहुत फेमस जर्नलिस्ट थे, उनकी बिहेडिंग हुई थी अलकायदा के द्वारा। उसके बाद आईएसआई का जो डबल गेम था वो भी सीआईए को समझ में आ रहा था। लेकिन अभी ऑपरेशन सिंदूर की दो चीजें आप समझिए। एक तो मैक्सर टेक्नोलॉजी जो सैटेलाइट इमेजेस देता है, वो यूएस का फंडेड है और उसमें इजराइल का भी हाथ है। दूसरी जो जगह है, एक है नूर खान बेस जिसको चकलाला पहले बोलते थे, ये रावलपिंडी में है जहां पे ऑपरेशन सिंदूर के समय पे स्ट्राइक हुआ था। और दूसरा किराना हिल्स जो पंजाब प्रोविंस में है, जहां पे हमेशा जियोलॉजिकल टेस्टिंग, कोल्ड टेस्टिंग हुई थी। हमारे एनएसए अजीत डोभाल, वो ही इज द सेम मैन जिनको एक टेक्नीशियन का कहूटा में हेयर का मिला था और उससे उन्होंने पता लगाया था कि वहां यूरेनियम एनरिचमेंट हो रहा है। तो जहां तक बात है, ये सारी चीजें एविडेंस में है। मेरा बात सिंपल सा सिर्फ ये है कि ये इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई जो है, जो हुकूमत और जो आवाम है, ये अलग अलग होती है, लेकिन इसका फायदा क्रिप्टो करेंसी डील्स, बलोचिस्तान का जिस तरीके से अभी उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बता दिया गया है, ये सारे चीज का फायदा डोनाल्ड ट्रंप उठाएंगे। भले ही वो 19% 15% टैरिफ डालें पाकिस्तान पर, इंडिया पे 50% डाल दें, लेकिन आप ये समझिए कि मेन मुद्दा यहाँ पे सीआईए के जो एजेंट है वो खुद एंड क्रिटिकल है सीआईए के अमेरिकन डिस्कोर्स के। डोनाल्ड ट्रंप अगर डीलिंग्स कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, तो हमारे पाकिस्तानी सहयोगियों को ये समझना चाहिए कि किस तरीके से ये आपसी दो नेबर्स के बीच में नफरत, करवाहट। और मुझे लगता है शुभदा जी, यही डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की बेसिकली रीति और नीति रही है, और ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्होंने ये बाकायदा ये बात भी कही कि डोनाल्ड ट्रंप हमेशा उन पर ज्यादा प्रेम लुटाते हैं, उन्हें अपना साथी बनाते हैं जो डिक्टेटर या तानाशाही वाले रवैये पर चलते हैं। ये बाकायदा जॉन करियोके की तरफ से बाकायदा एक बड़ी बात कही गई। और इतना ही नहीं अखुनजादा जी, ये बात भी उनकी तरफ से कही गई, खासतौर से इंडिया और पाकिस्तान के युद्ध को लेकर। उन्होंने कहा कि ये स्थिति ऐसी होनी नहीं चाहिए और पाकिस्तान को समझना चाहिए। एक ऐसे अधिकारी ने कहा जो पाकिस्तान में बड़े ऑपरेशंस में शामिल रहा है, वहां की बेसिक चीजों को बहुत अच्छे से जानता है, ताकत को, सोच को, और जो नसें हैं उसको जानता है। उसने ये कहा कि पाकिस्तान को समझना चाहिए कि इस युद्ध में कुछ होना जाना नहीं है, युद्ध में पाकिस्तान को अल्टीमेटली हार ही मिलेगी। एक बड़े सपोर्ट के साथ में इंडिया ही आगे रहेगा। नुकसान होगा दोनों देश का, लेकिन बहुत मैसिव नुकसान जो है वो पाकिस्तान का होगा। देखिए जी, वो तो बहुत इंतहाई बेवकूफ इंसान होगा जो वो समझते है कि मैंने जंग जीत लिया। जंग जीता नहीं जाता है, जंग हारा जाता है। हमको ट्रंप क्यों कहे, हमको कोई और क्यों कहे, हम एक जैसे लोग हैं, एक जैसा जबान है, एक जैसा कल्चर है। हम खुद क्यों मुहज़्ज़ब कौमों की तरह नहीं बैठ जाते हैं कि जो मुहज़्ज़ब कौमें अपने हमसे, क्या दुनिया में सिर्फ हमारे इख्तिलाफात थे? दुनिया में और ममालिक नहीं थे जिनके दरमियान इख्तिलाफात थे? आर्मीनिया, अजरबैजान ने भी अभी अपने इख्तिलाफात खत्म कर दी। कि हम भी मुहज़्ज़ब कौमों की तरह बैठ के और हमारे आपस की जो मसाइल है उनको बातचीत के जरिए उनको हल करें। देखिए, इंडिया में इंतहाई गुर्बत है, पाकिस्तान में भी इंतहाई गुर्बत है। ये दुनिया जो है ये मुल्कों का दुनिया नहीं है, ये रीजन का दुनिया है।
अगर किसी मुल्क ने आगे बढ़ना है तो पूरा रीजन जाके आगे बढ़ेगा। ये हमारा रीजन, ये दुनिया का रीच रीजन है। इसमें 5 बड़े बड़े ममालिक है, रशिया, चाइना, पाकिस्तान भी 5वां बड़ा मुल्क है, इंडिया, इसमें 4 इटमी ताकतें हैं, यहाँ पे मिनरल है, माइंस है। क्यों न करे कि हम सारे अपने इख्तिलाफात को टेबल पे हल करके और एक दूसरे के साथ ट्रेड करें। फिर अगर कोई टैरिफ लगाना चाहे लगाए, क्योंकि सबसे ज्यादा आबादी तो इस रीजन में है। हमें जरूरत ही नहीं है कि हम अपना सामान लेके दूसरे मार्केटों में बेच तो दें। लेकिन अखुनजादा हम चटर्जी, एक दूसरे जब से खरीद अमेरिका ने सकते हैं, भारत पर सैंक्शन या भारत पर जब टैरिफ लगाया तो आपके यहाँ के कई नेता तो बड़े खुश हो रहे थे कि वाह वाह देखो अमेरिका हमें गले लगाता है और भारत को टैरिफ लग देता है। देखिए कोई और इंडिया की यही खासियत है, इंडिया ने कहा भैया हमें फर्क नहीं पड़ता, हम नहीं झुकेंगे, हम अपनी शर्तों पे चलेंगे, हमें XYZ इन सारी चीजों से फर्क नहीं पड़ता। एक सेकंड जी, अगर कोई पड़ोसी आपका दुश्मन भी है और इनके बर्बादी पे कोई खुश हो जाता है तो वो बेवकूफ है, क्योंकि आपकी पड़ोसी का बर्बादी आपकी बर्बादी है। और आप लोग जो अमेरिका कर रहे हैं, अमेरिका के साथ हमारे इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं, मुफादात के तहत है। जब इनके मुफादात हो जाते हमारे पाँव पड़ते हैं, अगर हमारे कोई मफाद हो हम इसके पास जाते हैं। ये जो आप लोग इटमी का कह रहे हैं, ये इख्तियार तो हम चाइना को भी नहीं दे सकते हैं। चाइना हमारा इस तरह का दोस्त है कि हम समझते हैं कि चीन नहीं है तो खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान नहीं है, अगर पाकिस्तान नहीं है तो चीन नहीं है। इस तरह के चाइना के लोग भी सोचते हैं। ये इख्तियार हम चाइना को भी नहीं दे सकते हैं। हम इजराइल का जिसका दिल है अमेरिका, उसको अपने नेट में हथियार का इख्तियार दे दी, ये सोचने वाली बात है। नहीं, मैं लेकिन तो समझता हूं, लेकिन इस बीच अब मैं लास्ट रिएक्शन अली शाह जी से ले रही हूँ। क्या बातचीत टेबल पे हो सकती है कि अखुनजादा चट्टन जी जो बात कह रहे हैं अमेरिका, खासतौर से पाकिस्तान और इंडिया को लेकर, अमेरिका की तरफ से भले एक बड़ा गैप क्रिएट करने की कोशिश होती है हमेशा से, फूट डालो शासन करो वाली। जी देखिए, बात तो हो सकती है इसमें, मैं बिल्कुल, और बात से बात आगे निकलती है, बात करना बड़ी अच्छी बात है, डायलॉग ये लेकिन बात के बाद इम्प्लीमेंट और पालन भी तो करना होता है ना। हाँ, बस यही बात है, यही मेरा पॉइंट था। तो बातचीत तो हो सकती है बिल्कुल, लेकिन देखिए बातचीत तो उनसे हो ना जो कुछ समझ सकें। जब इन्होंने जॉन किरोको का नाम ही नहीं सुना तो क्या बात करेंगे इनसे। इनको डोनाल्ड ट्रम्प तो कहते हैं, क्या अब इनको पता नहीं होगा कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं? मुझे ताजुब नहीं होगा कि जो ये बोले इनको पता भी नहीं है। क्या इनको पता है कि जॉन, क्योंकि नाम नहीं सुना इसलिए बता रहा हूँ मैं इनको, जॉन किरोको ने पहले अपने 8 साल करियर के अपने मिडल ईस्ट, जैसे कि मैडम ने बताया अभी कि वो मिडल ईस्ट में काटे थे, इराक के ऊपर काम करते हुए। फिर उन्होंने एक टॉप सीक्रेट सेंसिटिव कंपार्टमेंट, वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्लियरेंस की ली। फिर उन्हें अरबी सीखी। 1994 से 1996 के में ये असाइन थे अमेरिकन एम्बेसी मनामा में, बहरीन में। उसके बाद ये इकोनॉमिक ऑफिसर बने। फिर ये बाद में ये अमेरिका आए, वॉशिंगटन DC, और फिर इराक पे काम किया 1998 तक। उसके बाद इनका ट्रांसफर हो गया CIA के डायरेक्टरेट ऑफ ऑपरेशंस में। फिर ये बने फिर काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के। अखुनजादा चट्टन जी इस बात पे हंसे जा रहे हैं। अखुनजादा चट्टन जी, आपकी जो मुस्कुराहट है यूं ही बनी रहे, हम तो यही दुआ करते हैं। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे जो जॉन किरकियाओ CIA अधिकारी जो बड़ा खुलासा करके चले गए, वहां पे पाकिस्तान की जो जनता है उसका गुस्सा जरूर अब और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। ये जरूर नजर आता है, अलग अलग प्रांतों में गुस्सा। वो कहेंगे कि भैया हमें तो हर बार हमारा सौदा कर दिया जाता है, कभी किसी नाम से, कभी संयंत्रों के नाम से, कभी परमाणु के नाम से, कभी रेयर अर्थ मिनरल के नाम से। वेल, आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन CIA के पूर्व अधिकारी की तरफ से जो बड़े खुलासे किए गए हैं वो वाकई में बहुत हैरान करते हैं, बहुत ज्यादा सवाल भी खड़े करते हैं लोगों के मन में कि आखिर परवेज मुशर्रफ की तरफ से जो डील की गई, तो क्या पाकिस्तान के पास में जो परमाणु संयंत्र हैं वो पाकिस्तान के नहीं अमेरिका के हैं। और चलिए अब बारी है आज का सवाल जानने की। आज का सवाल जान लीजिए जल्दी से, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहां पर मिला था? आपके सामने 2 ऑप्शन है, पहला बोध गया, दूसरा बिहार शरीफ। इन दोनों में से क्या है सही जवाब? अगर आप जवाब जानते हैं तो अपना जवाब हमें टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए आप भेज सकते हैं। सही जवाब देने वाले लकी विजेता को मिलेगा शानदार इनाम।